क्या कर पाएंगे नीतीश कुमार अपने सारे वादे पूरे? क्यों कर रहे हैं नीतीश कुमार एक खास कम्युनिटी पे फोकस? नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम बिहार और नीतीश कुमार से संबंधित बहुत सारी बातों पे एनालिसिस करने वाले हैं। सबसे पहले हम नीतीश कुमार से संबंधित बहुत सारी बातों पे चर्चा करेंगे, उनकी डेवलपमेंट, जुमला वगैरह सभी चीज़ों को देखेंगे हम। फिर वीडियो में हम आगे बिहार की ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट देखेंगे। फिर वीडियो में हम आगे बिहार की बहुत सारे सेक्टर्स और बहुत सारे फील्ड की रैंक देखेंगे। हम इन रैंक्स का 2017 और 19 से कंपैरिजन करेंगे। फिर वीडियो में हम आगे बिहार की ओवरऑल रैंक देखेंगे और फिर लास्ट में हम बेस्ट स्टेट इन इंडिया और बिहार की क्या रैंक है, इन सभी बातों पे देखेंगे। बस आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए और पूरी इस एनालिसिस को देखिए और समझिए। तो चलिए वीडियो की अब शुरुआत। 20 नवंबर 2005 ये वह दिन है जिस दिन नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे। ये सरकार 2014 तक लगातार चली। फिर 2014 से 15 के बीच में जीतन राम मांझी बिहार के मुख्यमंत्री बने। फिर 2015 में चुनाव जीतकर एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने और अब ये टेन्यूर जो उनका है वो 2020 तक चलेगा और फिर 2020 में लोग चुनाव होगा और फिर कौन जीतेगा ये 2020 में हम देखेंगे। लेकिन इतनी 15 साल की इतनी बड़ी शासन में नीतीश कुमार ने क्या किया, ये आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। क्या वो सिर्फ विकास के नाम पे, डेवलपमेंट के नाम पे क्या जनता को सिर्फ मूर्ख बनाते रहे या फिर उन्होंने कुछ काम भी किया? ये सभी बातें जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम इन्हीं सभी बातों पे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। तो आपके स्क्रीन के ऊपर 7 प्रॉमिसेस की लिस्ट दिख रही होंगी, 7 वादों की लिस्ट जो नीतीश गवर्नमेंट ने 2015 में किए थे। इन सभी वादों पे मैंने बहुत अच्छे तरीके से एनालिसिस किया और पूरी एनालिसिस करने के बाद मुझे ये पता चला कि जो वादा नंबर 1 है, वादा नंबर 3 है और वादा नंबर 4 है, इस पर नीतीश कुमार ने नो डाउट काम किए हैं। लेकिन बाकी जो वादे हैं उस पर यह सरकार पूरी तरीके से फेल दिखी है। तो अब 2020 का इलेक्शन आ रहा है। अब डिसीजन सभी जनता के हाथ में है कि ये वादे नीतीश सरकार पूरा कर पाती है या नहीं कर पाती है। अभी भी कुछ टाइम है, नवंबर में इलेक्शन है। 4 वादे बचे हैं अभी भी जो नीतीश कुमार को पूरे करने हैं। 2005 में जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने थे तब एक भारत की बॉडी हुआ करती थी प्लानिंग कमीशन। वो हर साल रिपोर्ट निकालती थी सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टेट। इस लिस्ट में बिहार, सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस की लिस्ट में बिहार का नाम उस समय लगभग 26वें 27वें स्थान पे था। मतलब उस समय भी बिहार की परफॉर्मेंस बहुत ख़राब थी। आज नीति आयोग ने इस लिस्ट को वापस निकाला है और इस बार फिर बिहार की परफॉर्मेंस सेम है। मतलब कोई सुधार नहीं देखने को मिला है बिहार की परफॉर्मेंस में, सोशियो इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ बिहार। मतलब यहाँ पे ये सरकार इस 15 साल में ये सरकार ने सोशियो इकोनॉमिक्स इंडिकेटर परफॉर्मेंस पे कोई सुधार नहीं दिखाया, कोई डेवलपमेंट नहीं दिखाया, कोई ना कुछ प्रोग्रेस हुआ। नीतीश कुमार के लिए हर एक वह रास्ता अच्छा है जो उन्हें सीएम की कुर्सी तक लेकर चले जाए। मतलब एनी पाथ दैट विल टेक हिम टू द सीएम चेयर इज एक्सेप्टेबल टू नीतीश कुमार। चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो बीजेपी के साथ अलायंस बनाना हो, चाहे वो आरजेडी के साथ अलायंस बनाना हो, वो कुछ भी कर सकते हैं। ये वही नीतीश कुमार है जो 2015 में बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी कहते थे और फिर 2019 की जो ये लोकसभा इलेक्शन में है उनके बीजेपी के साथ ही ये पार्टी अलायंस बना करके बिहार में लगभग बहुमत के साथ अच्छी सीट ली। 2020 में अब ये पार्टी बीजेपी के साथ फिर से अलायंस बनाएगी और चुनाव लड़ेगी। और ये वही नीतीश कुमार है जो 2015 में बीजेपी को भारतीय जुमला पार्टी कहते थे। खैर ये बात पॉलिटिक्स की है, हम बात करेंगे डेवलपमेंट की। अब हम आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। इस रिपोर्ट को आप ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ये 2018 की रिपोर्ट है। तो ये रिपोर्ट आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, आप इसको ध्यान से देखिए। टॉप 5 लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पे केरला है।
केरला की जो पॉइंट है वो है 0.779। केरला की कंपैरेबल कंट्री में अल्बानिया है। अब हम आपको लिस्ट नीचे से दिखाएंगे, यानी 36वें पायदान से 36 पोजीशन पे आप ध्यान से देखिए, बिहार का नाम होगा और बिहार की जो पॉइंट है वो है 0.576। कंपैरेबल कंट्री नेपाल। आप अब अंदाजा लगा सकते हैं। जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है वो 3 चीज़ों को देखते हुए आती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, जीडीपी पर कैपिटा एक आदमी की, एवरेज स्कूलिंग एक आदमी के अनुसार। ये 3 चीज़ों को मिलाकर ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की रिपोर्ट आती है। तो नीतीश कुमार यहाँ पे भी फेल निकले। अब हम आपको बहुत चीज़ों, बहुत फील्ड और बहुत सेक्टर्स की रैंक दिखाएंगे कि बिहार किस पायदान पे किस फील्ड में है। तो शुरुआत हम जो थोड़ी इम्पॉर्टेंट नहीं हैं उनसे करेंगे और जो जो इम्पॉर्टेंट है उनकी बातें हम थोड़ी लास्ट में करेंगे। तो सबसे पहला जो है वो है नंबर ऑफ ब्रांडेड होटल रूम्स इन बिहार। इसकी संख्या बिहार में 105 है। रैंक कोई सुधार नहीं, 2017 में भी 25वें नंबर पे, 2019 में भी 25वें नंबर पे। अब बात करेंगे हम टूरिज्म की। टूरिज्म भारत की रैंक 2017 में 4थे स्थान पे, 2019 में यही रैंक 16वें स्थान पे आ गया। बिहार में टूरिस्ट प्लेस बहुत है, घूमने की जगह बहुत है, लेकिन सरकारें उनके इंफ्रास्ट्रक्चर उन पे काम नहीं करना चाहती। गोलघर का हाल आप बहुत अच्छी तरीके से जान रहे होंगे जो पटना में है। तो और भी बहुत सारे बिहार में ऐसे प्लेसेस हैं, मॉन्यूमेंट्स हैं, जिनको अगर अच्छे तरीके से कर दें तो टूरिस्ट इन जगहों से अट्रैक्ट होंगे। अट्रैक्शन का ये प्लेस बनेगा बिहार, तो टूरिज्म से भी इनकम आ सकती है। लेकिन ये गवर्नमेंट बढ़ाने के जगह, प्रोग्रेस करने के जगह और नीचे चली गई है। अब बात करेंगे हम ग्रीननेस की मामले में कि बिहार में ट्रीज़ की संख्या कितनी है, ट्रीज़ कितने एरिया में है। तो सबसे पहले एरिया जान लेते हैं कि बिहार की एरिया है कितनी। 94,000 लगभग बिहार की एरिया है। इस एरिया में 2,263 किलोमीटर स्क्वायर ट्रीज मतलब ग्रीननेस है। बिहार की रैंक इसमें 26th पोजीशन पे। बिहार में इंडस्ट्रीज भी नहीं है, कोई बड़े कंपनीज भी नहीं है, इसके बावजूद ग्रीननेस इतना कम। ये सब सोचने वाली बात है। अगर इंडस्ट्रीज आ जाए तब क्या होगा? इंडस्ट्रीज आएगी तो डिफॉरेस्टेशन होगा और ग्रीननेस और कम हो जाएगा। इंडस्ट्रीज ना होने के बावजूद अगर ये संख्या इतनी है तो इंडस्ट्रीज होने के बाद ये संख्या कितनी जाएगी? अब लिटरेसी रेट की बात करेंगे हम। बिहार लिटरेसी रेट में सबसे लास्ट स्थान पे है, 30वें स्थान पे। भारत की लिटरेसी रेट बिहार की लिटरेसी रेट 63.8%। नंबर 1 स्टेट केरला, लास्ट स्टेट बिहार। यहाँ पे भी ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। बिजनेस के मामले में बिहार की जो पॉइंट है वो है 81.98%। 2017 में जो रैंक थी वो थी 16। अब ये रैंक 2019 में 2 पायदान नीचे यानी 18th पोजीशन पे आ गई है। डूइंग बिजनेस के मामले में भी हम पीछे जा चुके हैं। पब्लिक मार्केटिंग एक चीज़ होती है जो बिहार में 0 है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सरकारें ही नहीं चाहती कि हो। अब बहुत इंपॉर्टेंट फील्ड की बात करने जा रहे हैं हम, इंटेनिगेबल एस्पेक्ट्स। इस फील्ड में 3 चीज़ों को देखा जाता है। सबसे पहला आपकी ह्यूमन रिसोर्स, फिर आपकी सिक्योरिटी आपके स्टेट की, फिर तीसरा आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। ह्यूमन रिसोर्स में 5 में से बिहार को 2 पॉइंट्स मिले हैं। ओवरऑल इंटेनिगेबल एस्पेक्ट्स में बिहार की रैंक सुधरी है, यानी पहले 2017 में बिहार सबसे लास्ट 30th पोजीशन पे था, 30वें स्थान पे। अब 2019 के लास्ट में जो रैंक है वो बिहार की 25th आई है। ये सारे फील्ड की हमने बात की। रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में बिहार बहुत अच्छी है, बिहार की रैंक 4 है। और रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में 2017 में भी ये रैंक कितनी ही थी, 2019 में भी ये रैंक कितनी ही थी, और बहुत सालों से ये रैंक कितनी ही आ रही है। मतलब रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में नो प्रोग्रेस नो डेवलपमेंट, जैसा है वैसा ही। अब ओवरऑल रैंक की बात करेंगे कि ओवरऑल रैंक में बिहार घटा है या बढ़ा है।
2017 में बिहार टॉप 20 स्टेट्स में था, मतलब 18th पोजीशन पे बिहार था बेस्ट स्टेट की लिस्ट में। अब ये रैंक 2019 में 8 पायदान नीचे घट के 26th पोजीशन पे आ गया है अब बिहार। इन सभी बातों से आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ये गवर्नमेंट किसी है, क्या काम किया है इस फील्ड में, किस फील्ड में गवर्नमेंट ने काम किया है। इस पूरे वीडियो को आप थोड़ा बैक करके दीजिए, अच्छे तरीके से देखिए। अब बात करेंगे कि बिहार इतने पीछे क्यों है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों है, यहाँ पे सरकारें क्यों काम नहीं कर रही है, ये सब चीजों पे देखेंगे अभी हम। जो सबसे पहला कारण है वो है कि कांग्रेस पार्टी इस देश पे बहुत सालों से शासन करती आई है और इस पार्टी ने बिहार को नेग्लेक्ट किया है। ना तो इस पार्टी ने कोई बिहार में मेजर कुछ फैक्ट्रीज बनाए, ना कोई कंपनीज की एस्टैब्लिश, मतलब कुछ भी नहीं किया इस कई पार्टीज ने। यहाँ पे कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को यहाँ पे बढ़ावा देते गया। लीडर्स लोगों को कास्ट के नाम पे, क्लास के नाम पे, रिलीजन के नाम पे बांटते रहे और वोट लेते रहे और कुछ भी काम नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स होता रहा, डेवलपमेंट बेस्ड पॉलिटिक्स नहीं हुआ। तीसरा कारण, जो मेजर कारण है अभी बिहार की 15 साल के डेवलपमेंट ना होने के पीछे, सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्टेट गवर्नमेंट को जो पैसे दे रही है, नीतीश कुमार को जो पैसे मिलती है, वो पैसे नीतीश कुमार गरीबों के बीच, मतलब एक पर्टिकुलर कोई एक सोसाइटी, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी पे फोकस करते रहते हैं। अगर दलित कैटेगरी से मुझे 25% वोट मिल रहे हैं तो जो नीतीश कुमार की गवर्नमेंट है वो 25% वोट बैंक्स को खरीदना चाहिए, मतलब पुअर लोगों को पैसे देने के नाम पे ये पार्टी उनकी वोट को खरीद लेती है। अगर इन पैसों को बांटने के बजाय इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाया जाए, सर्विस कंपनीज, आईटी कंपनीज को अट्रैक्ट किया जाए, यहाँ पे कंपनीज स्टैब्लिश किया जाए, तो अनएम्प्लॉयमेंट तभी तो खत्म होगी। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट कैसे खत्म होगी? ना तो आप कंपनी स्टैब्लिश करेंगे, ना कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर में काम करेंगे। अभी हेल्थ स्ट्रक्चर कोरोना वायरस में बिहार का बहुत खराब है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मामले में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार एक डॉक्टर 1000 आदमियों के लिए है, ठीक है। और बिहार में ये आंकड़ा सुनकर आप हैरान हो जाएंगे, एक डॉक्टर यहाँ पे 43,188 लोगों का इलाज कर रही है। क्या हेल्थ स्ट्रक्चर यार, इतनी गंदी तरीके से हेल्थ स्ट्रक्चर, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आप अच्छी तरीके से जान रहे होंगे। पिछले साल जो फ्लड आई थी वो किस वजह से आई थी? ड्रेनेज सिस्टम की वजह से आई थी। सीवेज सिस्टम आपका कितना घटिया है, इस वजह से पूरा पटना फ्लड में डूब चुका था। तो ये काम इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में बहुत कामें नहीं कर रही है ये सरकार। जो पैसा मिल रहा है पर्टिकुलर कम्युनिटी पे लगा रही है, गरीबों को पैसा बांटने में लगा रही है, तो इसके कारण इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ कारण हैं जो बिहार को बैक स्टेट, मतलब पीछे ठेलता चला जा रहा है। बिहार आगे नहीं आ रही है। इस 15 साल की लंबे कार्यकाल में नीतीश सरकार ने सिर्फ 1-2 जगह पे ही काम किया, उसके अलावा कहीं पे भी काम नहीं किया इन्होंने। ओवरऑल अगर बात करें हम तो इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरीके से खराब है हमारा, पर्टिकुलर कम्युनिटी पे फोकस करते जा रहे हैं ये सरकार। सीएम की चेयर के लिए कोई भी पाथ लेने के लिए ये तैयार हैं, कोई भी रास्ता चुनने के लिए तैयार हैं। अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो आने वाली इलेक्शन में हम डेवलपमेंट बेस्ट लीडर को चुने, उस लीडर को चुने जो काम करे, ना कि कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को बढ़ावा दें। कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स को अगर ख़त्म करेंगे तब डेवलपमेंट अपने आप